दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमली एपिसोड नंबर 3। आदल ने तलाक के कागजात भिजवा दिए थे। मकसूद भाई ही वो लिफाफा लिए अंदर आए थे और चारपाई पे बैठे मंजर हुसैन की झोली में डालकर वहीं सर झुकाकर बैठ गए थे। उन्होंने सवालिया नजरों से बेटे को देखा था। क्या है ये? तगमा, उन्होंने तंजिया अंदाज से कहा था। जो मार का मेरी बहन और आपकी धी रानी कर आई है, इसकी फतह का। वो धक से रह गए थे। हाय, अम्मा ने सीना पीट लिया। कागज भेज दिया आदल ने। अब्बा ने लंबा सांस भरा था। सारे पिंड में गर्दन तान कर घूमता था मैं। मंजर हुसैन के खानदान की शराफत की लोग मसाले देते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरी जात पे उंगली उठाता और अब उनकी आंखें भीग गई थीं। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा नूरी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने अपने प्यो की पग को मिट्टी में रोल दिया। अंदर कमरे में बिस्तर पे चित लेटी माहे नूर की आंखों से बेआवाज नमकीन पानी बह रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार अपने बाप को रोते देखा था। मुझे इजाजत दें आदल साहब। डॉक्टर जैन ने मेहमान खाने के बरामदे में रुककर बराबर में चलते आदल से कहा था। डॉक्टर साहब। आदल ने उसके कंधे पे रसान से हाथ रखा था। मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। उस दिन गुस्से में मैं बहुत बदतमीजी कर गया। अरे साईं, कैसी बातें कर रहे हैं, शर्मिंदा मत करें मुझे। मेरे पेशे में तो ये चलता है। ड्राइवर डॉक्टर जैन का बैग उठाए पीछे पीछे था। आप बस उस बच्चे का ध्यान रखिएगा। मुझे पता है आपको इस पे गुस्सा होगा, लेकिन वो मासूम जान, उसका क्या कसूर? वो बच्चा वैसे भी इतना कमजोर सा है। वो सर हिला कर रह गया था। चलें, मैं चलता हूं। आदल ने रुखसत करने बाहर तक आया था। शाम किसी कंवारी दो शीसा की हंसी के जैसी थी। उसके शबाब पे अभी पीरी का गुमान तक न था। वो गांव की हदूद से निकल रहे थे जब उनका फोन बज उठा था। उनके घर से मुलाजमा बोल रही थी, साहब जी, आप किधर हैं? जल्दी घर आइए। वो जल्दी जल्दी परेशानी में कह रही थी, हम ना बीबी सीढ़ियों से गिर गई हैं। वो शॉक रह गए थे। मेरा पुत्र, मेरा मुर्तजा, चाची मुझे उसके पास जाना है। वो उनके पास बैठी इल्तिजाइया नजरों से उन्हें देख रही थी। उसने पता नहीं दूध पिया होगा कि नहीं। पूरा दिन गुजर गया, अल्लाह जाने वो किस हाल में होगा। चाची, आप अब्बाजान से बात करें ना, मुझे मेरा बच्चा ला दें। उन्होंने बेबसी से उसे देखा था। तुझे पता तो है नूरी, अपने बाप भाइयों का और अपने शौहर का भी। चाची, आप बात करें ना, वो आपकी कोई बात नहीं टालते हैं। वो मुतज़ब्ज़ब थी। मेरा चंद माह का बच्चा, वो मेरे और मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हैं? उसने मेरे साथ इतनी मार पीट की, खुदा न खास्ता वो उसके साथ कुछ। वो दहल गई थी। वो जले पैर के बिल्ली की तरह सारे आंगन में फिरती रही थी। उन्हें ही उसकी हालत पे रहम आया तो शाम को मंजर साहब के सामने थी। भाई जी, वो माँ है, वो कैसे रह सकती है बच्चे के बगैर? उसकी हालत तो देखें। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने तेजी से कहा था। चले मान लें, उसे गुनाहगार मान लें, बदकार कह लें, लेकिन उसकी ममता पे तो शक नहीं है ना। वो उसके बच्चे का क्या करेगा जिसे वो अपना खून ही नहीं कहता? नूरी की किसी खता को वो क्यों अपने पास रख के बैठा हुआ है? वो जरा रुकी थी। मेरी बात का ईमान रख लें, इस बात से उससे बात करें, उसे कहें वो एक माँ और बच्चे के दरमियान ना आए। उन्हें भी उसका बिलकना, अपने बच्चे के लिए तड़पना दिखाई दे रहा था। सारा वक्त वो उसके लिए परेशान रहती थी। उन्हें सब नजर आता था। जैसी भी थी वो औलाद थी उनकी, इकलौती बेटी, लाडली बेटी। भले नाराज था, लेकिन वो दिल अपनी बेटी के लिए अभी भी धड़कता था। बासत अपनी टेबल पे बैठा किताब खोले पढ़ने में मसरूफ था। तभी दरवाजा धाड़ से खुला था और धप धप करता उमर अंदर आया। उसे पढ़ते देखकर मुंह बनाया था। क्या लाइब्रेरी जैसा माहौल बनाया हुआ है तूने कमरे का? तुझे पता है मुझे एलर्जी है किताबों से, दम घुटने लगता है मेरा। बासत ने कंधे उचका दिए। वो उसकी तरफ आया और किताब बंद की। चल बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। बासत ने फिर से किताब खोल ली थी। मुझे भूख नहीं और मुझे पढ़ने दे, तंग मत कर। वो मुंह बसोर कर अपने बिस्तर पे गिरा था। या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं। अच्छा भला अपनी जिंदगी में मौज कर रहा था
दोस्त, पार्टियां, खाने, किस कैद में डाल दिया गया मैं। उसने पास पड़ी मेज पे से वो पैकेट उठाया और मूंगफली छीलने लगा। दाने मुंह में डालकर छिलके उसने बासत पे उछाल दिए थे। उसने नागवारी से उसे देखा। बिहेव योर सेल्फ। वाओ, पेंडू होते हुए भी इतनी इंग्लिश। वो चुपचाप किताब पे झुका। कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाना है इतनी पढ़ाइयों पे। तेरी पेंडुओं जैसी लुक पे किसी लड़की ने फिदा होना है और ना प्रोफेसरों ने। वाइवा में नंबर मिलेंगे और ना ही लड़कियों के नंबर मिलेंगे, बस बाल झड़ जाएंगे पढ़ पढ़ के। उसने फिर से छिलके बासत पे उछाले थे। कैसा बेहुदा इंसान है तू, वो चिल्लाया तो उमर हंसा था। स्टॉप इट। ओ, फिर से अंग्रेजी में गुस्सा। उसने मूंगफली छीली थी। मोगैम्बो खुश हुआ और तोहफे में तुम्हें देता है ये। एक बार फिर छिलके उस पे उछाले थे। ये बासत के जब्त की हद थी। उसने वही किताब खींचकर उसके दे मारी थी। उमर इसके लिए तैयार नहीं था। मोटी भारी किताब उसका कंधा सिनक गई थी। बेगैरत आदमी, मैं डस्टबिन हूं। इतनी बदतमीजी, मतलब इतनी बड़ी गुस्ताखी। इस गुलाम का सर कलम कर दिया जाए। वो बासत की तरफ इशारा करके गर्राया था। हाथ में मौजूद आखिरी मूंगफली छीलकर उसके छिलके बासत की तरफ उछाले और बाहर को भागा था। वो उसके पीछे ही भागा था। रुक, ठहर जा, मैं तुझे बताता हूं साले। उमर का मकसद पूरा हो चुका था। क्या मैं भाग रहा हूं? अब्बास ने कपड़ों में बैग में ठोंसते हुए एक बार फिर से सोचा था। क्या मुझे यूं भागना चाहिए? उसने बेड पर पड़ी उन रिपोर्ट्स को देखा था। क्या मेरा यूं भाग जाना मुझे मुजरिम साबित नहीं करेगा? वो थक कर बिस्तर पे बैठा था और इन रिपोर्ट्स को उठाया था। कागज के वो चंद टुकड़े किसी को गुनाहगार, किसी को मुजरिम बना चुके थे। भागना हर बार बुज़दिली नहीं होता, फरार कई बार मसलों का हल भी होता है। उसने कुछ सोचकर रिपोर्ट्स भी बैग में रखी थीं। आदल साईं, जो इल्जाम तुमने मेरे सर पे थोपा है ना, उसे उतार कर ही दम लूंगा। तुम देखना, ऐसे ही सारे मजमे के सामने तुम्हारे मुंह पे सच देकर मारूंगा। इंतजार करना। वो सामान गाड़ी में डालकर अब घर के बैरूनी दरवाजे पे ताला लगा रहा था। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा अपनी गुनाही के सबूत लेकर। उस दिन जब सूरज तुलू हुआ तो उसकी किरणों ने देखा वो आंगन वीरान पड़ा था। बैरूनी दरवाजे पे पड़ा वो जंग आलूद ताला अपने मालिक की राह देख रहा था। औलाद जितनी भी जालिम क्यों ना हो, माँ बाप उनके लिए रहीम ही रहते हैं। मंजर हुसैन ने भी अपने बेटों की एक नहीं सुनी थी और आदिल की हवेली जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब्बा जान, अभी भी आपको इसकी फिक्र है? वो जो सारे जान की कालक हमारे चेहरों पे माल चुकी है, अभी भी उसके आंसू नजर आ रहे हैं? हाँ, उन्होंने बेबसी से कहा था। मुझे उसके चेहरे में अपना चेहरा नजर आता है मकसूद। वो अपनी औलाद के लिए तड़पती है तो मैं अपनी औलाद के लिए तड़प उठता हूँ। उसकी ममता की तस्कीन होगी तो उसके बाप के जख्मों को राहत मिलेगी। वो बोलते चले गए थे, मुझे ये करने दे, इसके लिए ना सही मेरे लिए सही। उस दिन जोहर के बाद वो आदल के गांव के लिए रवाना हुए थे। असर की अजान बाद में बुलंद हुई थी। वो पहले उस हवेली के दरवाजे पे थे। आदिल से कहो माहे नूर का बाप आया है। चौकीदार उन्हें पहचानता था। वो तो जी घर पे नहीं है। वो जरा रुका, आप जनाजे के लिए आए हैं? वो तो जी जोर के फौरन बाद था। वो ठटक गए। जनाजा किसका? डॉक्टर जैन आंधी तूफान बने हस्पताल पहुंचे थे। हमना अभी तक आईसीयू में थी। साहब जी, मैं तो किचन में थी। हमना बीबी के लिए सूप बना रही थी। जब मुझे वो आवाज सुनाई दी और उनकी चीखें, मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो वो सीढ़ियों के पास पड़ी थी और खून बह रहा था। मुलाजमा ही ड्राइवर के साथ उसे अस्पताल लेकर आई थी। वो डॉक्टर असफंद यार के पास आया था। हाउ इज शी? उन्होंने नफी में सर हिलाया था। बेबी तो एक्सपायर हो गया है। वो धक से रह गए थे। इतनी जोर का चक्कर आया था कि वो लड़खड़ा कर रह गए थे। शादी के 7 साल बाद उन्हें औलाद की खुशी मिलने वाली थी, जिस पे ये हादसा हो गया था। वो भी अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है डॉक्टर। इन्फेक्शन भी काबू में नहीं आ रहा। वो समझते थे कि इस सब का क्या मतलब था। वो बस चाहते थे कि वो उनसे कहे कि सब ठीक है। काश कोई कहता कि सब ठीक है।
کاش کے سب ٹھیک ہوتا۔ ہمیں یوٹرس نکالنی پڑے گی ڈاکٹر، آپ کو یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا زین، اپنی بیوی کی زندگی کے لیے۔ قرب ان کی ذات میں ہر لمحے کے ساتھ بچے جن رہا تھا۔ زولوجی کی کلاس تھی، سر روسٹرم کے پیچھے کھڑے لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ عمر کا جمائیاں لے لے کر برا حال تھا، جبرن آنکھیں کھلی رکھنے کی صحیح میں وہ بے حال تھا۔ یار مجھے ایک زور کی چیونٹی کاٹ دے، اللہ کا واسطہ میری نیند بھگا دے، اس نے باسط کے کان میں گھس کر کہا تھا۔ آدھی رات تک الو بنا گھومتا رہتا ہے، یونیورسٹی کے لان میں ڈریکولا کے ساتھ بھنگڑے کرتا رہتا ہے۔ بکتب اس نے باسط کی گردن پہ ایک چپیڑ رسید کی۔ زور کی آواز پہ سر نے چونک کر دیکھا، وہ معصوم صورت بنائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سالے تو کیوں میرے پیچھے پڑ گیا؟ سر نے کلاس سے نکال دینا اور آج بھی اٹینڈنس جائے گی۔ عمر برا سا منہ بنا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ باسط وہ دیکھ شیلا کو، کڑی میں جلا ہوا پکوڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باسط کی نظریں ادھر گھوم گئی تھیں۔ وہ قدرے گندمی رنگت کی لڑکی تھی جو تیز پیلے لباس میں ملبوس تھی، اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ یو ٹو بی اٹینٹو، سر نے گھورا تھا۔ جواباً عمر نے انہیں گھورا تھا۔ وہ پھر سے لیکچر دینے میں مصروف ہو گئے۔ باسط سر کی تون دیکھ کیسے اچکولے جاتی ہے جب سر بورڈ پہ لکھتے ہیں، اس نے پھر سے سرگوشی کی تھی، اب کہ اس کے دوسری طرف بیٹھی ساریہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ نسوانی سی ہنسی سارے روم میں پھیل گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری کلاس سے، جاؤ، سر نے چلا کر ان دونوں سے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کتابیں سمیٹے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساریہ میڈم، تمہارے لیے نوٹس بورڈ پہ لکھواؤں؟ آؤٹ۔ لیکن سر میں، نکل جاؤ۔ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ خجل سی ہو کر اٹھی تھی۔ تم اہم ہو امنا، تم سب سے اہم ہو، تم شکر کرو تم زندہ ہو۔ انہوں نے بیوی کا کمزور ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ وہ بستر پہ لیٹی سسک رہی تھی۔ وہ سانس لینے لگا تھا زین، اس کی دھڑکنیں میں نے کئی بار محسوس کی ہیں، وہ میرے وجود کا ایک حصہ، میں نے اسے کھو دیا۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بس حوصلہ کرو، بس ہم نا، انہوں نے دلاسا دیا۔ آرام کرو، اتنا سٹریس تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بس چپ کر جاؤ۔ ابھی تو انہوں نے وہ دردناک خبر اس سے چھپا لی تھی۔ تو ایک بدتمیز، ڈھیٹ، جاہل، فضول اور گھٹیا انسان ہے، بلکہ نہیں، دنیا میں جتنی گالیاں ہیں نا وہ سب تیرے لیے ہیں۔ کلاس سے نکالے جانے کے بعد کوریڈور میں رک کر باسط نے اس کو جھاڑا تھا۔ اب سکون ہے تجھے؟ وہ ڈھیٹ بلکہ مہا ڈھیٹ بازو وا کیے دل کھول کر ہنسا تھا۔ سکون ہی سکون ہے، شانتی شانتی ہے، آسودگی، یہ لعنت بھی قبول کر۔ باسط نے اسے 5 انگلیاں دکھائیں اور پلٹا۔ پیچھے ہی ساریہ بھی کلاس سے نکلی تھی۔ وہ معذرت خانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ سوری، ہماری وجہ سے آپ کو بھی کلاس سے نکلنا پڑا۔ نہیں، سوری کی کیا بات ہے، بلکہ میں تو شکریہ کہنے لگی تھی۔ سر کا اتنا منحوس لوری جیسا لیکچر، میں تو دعا کر رہی تھی کہ کیسے کر کے میں نکلوں کلاس سے۔ ارے واہ، عمر نے چہک کر کہا تھا۔ دیکھ ذرا، دیکھ کیسے قدردان ہے میرے، دیکھ اور ڈر، دیکھ اور شرم کھا، کچھ سیکھ پینڈو ان شہریوں کی زرک نظروں سے۔ اس نے آداب کے سے انداز میں ساریہ کے سامنے ہاتھ کیا تھا۔ بہت شکریہ مادام، وہ کھلکھلائی تھی۔ چلیں اسی بات پہ آپ کو ایک اچھی سی کافی پلواتا ہوں۔ باسط حق دک کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ یعنی یک نہ شدھ دو شدھ۔ وہ بے چین سی سارے کمرے میں پھر رہی تھی۔ اس کی حالت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ ماں جس کا چند ماہ کا بچہ اس سے دور کر دیا گیا ہو، وہ ایسی ہی بے چین ہو سکتی تھی۔ عادل نے کیا کرنا ہے اس سے رکھ کر؟ وہ کیسے سنبھالے گا اتنی سی جان؟ ویسے بھی جب وہ اسے اپنا خون ہی نہیں مانتا تو چاچی نے اس کی ماں سے کہا تھا۔ وہ دونوں توی پہ روٹیاں لگا رہی تھیں۔ مرد ہے وہ ساجدہ، ایسا مرد جس کی عزت یہ رول کر آئی ہے، اسے تکلیف دینے کو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ چپ رہ گئی۔ بھلے وہ اس کا خون نہیں، اس کا تو ہے۔ اسے پاس رکھ کر وہ اس کی دکھتی رگ پہ پیر رکھے ہوئے ہے۔ شام ڈھلے منظر حسین کی واپسی ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ شام کو زوال شروع ہو چکا تھا۔ دور آسمان پہ وہ ننھا سا تارا چمکنے لگا تھا۔
जो रात की निशानी था। मेरा मुर्तजा, मेरा बेटा आ गया। वो गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर को भागी थी। मंजर हुसैन अकेले ही घर में दाखिल हुए थे। अब्बा जी, मेरा पुत्र, मेरा मुर्तजा कहाँ है? उसने सवालिया नजरों से बाप को देखा और फिर भाई को। वो खामोश थे, थके मांदे। अब्बा जी कुछ बोले तो, कहाँ है वो? चाची भी अपने पोर्शन से निकल आई थी। माहे नूर बाप के पास बैठी सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। मेरा मुर्तजा कहाँ है अब्बा जी? उन्होंने सर उठाया और उसे दुख से देखा था। तेरा पुत्र मर गया दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कर दिया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।